बिल डेविस साहब के ऊपर। तो बिल डेविस जो थे जनाब 18th प्रीमियर ऑफ ऑन्टेरियो थे, जैसे कि मैंने आपको जाने से पहले बताया, और कनाडा के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रीमियर्स में से थे, जिनकी के डेथ हुई थी फिर 92 ईयर्स की एज में ऑन August 8, 2021 ऑफ नेचुरल कॉजेज इन ब्रैम्पटन। जिस वक्त उनकी डेथ हुई तो उनकी फैमिली उनके पास थी और फैमिली ने कहा जी कि ये जो है हम सब इनके पास थे। इनको अक्सर कहा जाता था ऑन्टेरियोज एजुकेशन प्रीमियर, और क्योंकि इन्होंने एजुकेशन के रेल में बहुत ज़्यादा काम किया था और इन्होंने जो है प्रीमियर रहे थे ये 1971 से 1985 के बीच में। ही टुक ओवर फ्रॉम जॉन रॉबर्ट्स, और फिर बहुत ज़्यादा, हालांकि ये पॉपुलर थे बट एट द हाइट ऑफ हिज पॉपुलैरिटी इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था और अपनी पार्टी का जो 42 ईयर लॉन्ग रूल था ऑन्टेरियो में उसको भी फिर इन्होंने ख़त्म किया। ये 4 इलेक्शंस जीते थे, 2 माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स और 2 मेजॉरिटी गवर्नमेंट्स, और इनकी लेगेसी के अंदर बहुत सारी जो चीज़ें शामिल हैं उसमें यह है कि इन्होंने स्पेडाइना का जो एक्सप्रेस वे था उसको कहा था कि नहीं, इसको हम फंड नहीं कर सकते हैं, तो इसको आप नहीं, हम कैंसिल मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा इन्होंने फंड किए थे कैथोलिक सेकेंडरी स्कूल जिनके के अंदर बहुत ज़्यादा पैसों की कमी रहती थी, तो उन्होंने कहा कि जी हम इनको करेंगे थ्रू ग्रेड 12। इसके अलावा ये जो थे कनाडा के फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ, इन्होंने फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो थी उसके बारे में इन्होंने कहा था कि जी वो सेटअप करना चाहिए। और फिर रेंट कंट्रोल के बारे में इन्होंने बात की थी अर्ली 1980s में। उन्होंने कहा जी कि लोग जो यहाँ पे नए न्यू कमर्स आ रहे हैं वो बिल्कुल ये जो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल रेंट हो गया उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। फिर इन्होंने लॉन्च किया था एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम, और जो है सबसे जो बड़ी इनकी देन थी वो ये थी कि 1981 में पीए ट्रूडो, जो कि जस्टिन ट्रूडो के वालिद साहब थे, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो थी उसमें कुछ लाना चाह रहे थे, और जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन थी, और ये फिर उनके साथ पीए ट्रूडो साहब के साथ खड़े हो गए थे। फॉर 9 years इन एजुकेशन इन्होंने जो गुजारा वो मैसिव चेंजेस जो हैं वो ऑन्टेरियो के स्कूल्स के अंदर आई, और उसके अलावा इन्होंने जो है कम्युनिटी कॉलेजेस का जो सिस्टम था वो सेटअप किया। एज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ यूनिवर्सिटी अफेयर्स इन्होंने जनाब 2 यूनिवर्सिटियां भी बनाई, और इन्होंने रिड्यूस किया नंबर ऑफ स्कूल बोर्ड्स। और इनकी और भी एक बहुत बड़ी जो देन थी वो ये थी कि इन्होंने सेटअप किया था पब्लिक ब्रॉडकास्टर टीवी ऑन्टेरियो, जिसको कि शॉर्ट में आप कहते हैं टीवीओ, एज एजुकेशन इनिशिएटिव। और इसमें जो स्टीव पेकिन थे उसको इन्होंने कहा कि जो राइटर थे, स्कॉलर थे बड़े, उनको कहा कि आप इसको प्रोग्राम को होस्ट करें, और इसका जो फ्लैगशिप जो अफेयर्स का, जो करंट अफेयर्स का प्रोग्राम था द एजेंडा विद स्टीव पेकिन, आप उसके ऊपर जो है आप आएँ और आप उसको काम करें। स्टीव पेकिन जो थे उनमें से लोगों में से थे जिन्होंने कि फिर जो है बहुत सारा बिल डेविस के साथ टाइम गुजारा, इनके ऊपर एक बुक लिखी, और जो है वो बहुत ही क्लोजली उन्होंने इनको मॉनिटर किया था। हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमारी बात हुई स्टीव पेकिन से बिल डेविस के बारे में। तो आइए आपको हम वो छोटा सा इंटरव्यू दिखाते हैं जो कि हमने किया है स्टीव पेकिन के साथ ऑन बिल डेविस, वो सुनते हैं और फिर हम वापस आते हैं। Looking here. Okay, Steve, thank you very much for talking to us. So this is such a wonderful time. Okay, now looking straight at me. Why I'm particularly interested in this interview with you is that you wrote a book on Mr. Davis. So how did you find him? I mean, beyond politics and beyond a politician, what kind of a person you found him? He was a fun person. He was a family man. What he loved in life, because you have written a whole book on him. Well, all of that, all of what you just said and more. And first of all, every time when he finally agreed to do the book with me, we got together for numerous interviews over the course of a year. Numerous interviews in Brampton, at his cottage on Georgian Bay, at his condo in Florida. I just really wanted to get a sense of all the places that were important to him in his life. And you could not start to talk about his life and get stuff that I needed for the book until you spent a half an hour gossiping with him about what was going on in politics at that very moment. He just loves staying engaged. And remember, he's in his mid-80s when I'm interviewing him, right? So it was just a joy to have that much time to spend with him and to learn about things that many of which he'd never talked about before. Okay. You have been, covering all these politicians. You also have been, seeing the constitutional changes, the other developments in the province. How do you think from the
times of Bill Davis the province has shaped, or how do you think things have improved, or few of the things are not really where the earlier premiers envisioned them to be at? That's such a hard question to answer, but I'd start with this. Politically, you got to remember when Bill Davis took over, the Progressive Conservative Party had already been in power for 32 straight years, something like that, 3 decades anyway. And of course, he extended that dynasty up until 1985, so it was 42 years by the time he was done. Ontario is such a different province from the way it was 40 years ago when he left us in so many ways. Politically, it's far more dynamic, right? I mean, after he was out of office, in came the Liberals, then the New Democrats, then the Tories, then the Liberals again, now the Tories again. So the days of 42-year dynasties are over. So politically, let's start with that. Look at his native Brampton. Brampton was a white Anglo-Saxon Protestant 95% city when he was born here in 1929, 96 years ago today that we're speaking. And it's not that anymore. It's so much more dynamic. It's got so much of the world that's come here. So, in between the political and the social and the economic and the environmental, and I mean, Ontario is just shockingly different from when he first started as premier in 1971. Okay. All right. I'm just going to ask you as an analyst, again, this is nothing to do with politics or anything, just purely as an analyst, all these tariffs that we are, talking about these days that Mr. Trump is talking about and, he's bringing over, how do you think they're going to harm people, specifically people, and no politics again involved on both sides of the divide? Well, the first change will be obvious. You'll pay more for everything. And the reason I understand why the president wants to do this. He has a deficit and a debt in the United States that's out of control, and he wants $36 trillion. There you go. And he wants us to pay for it. He needs us by paying more for products and paying more to the United States government. He needs us to help him take care of that. And we didn't sign up for that, and obviously we think it's a terrible idea that will damage trade relations between our two countries. We're already seeing how many fewer Canadians are going down to the United States to visit. And we're also already seeing how many Americans come up here and want to apologize for what's going on down there. So, start with that and go from there. Yeah, okay. Thank you very much for your comments. Pleasure talking to you, and all the best. Thank you very much. Thank you. जी, तो ये आप सुन रहे थे इनको स्टीव पेकिन को, जिन्होंने कि बुक लिखी है बिल डेविस के ऊपर. अच्छा, तो बिल डेविस साहब जो हैं उन्होंने फिर बहुत सारे नए स्कूल्स खोले, और उन्होंने जो है, बहुत मुश्किल था वैसे जब नए नए आए थे पॉलिटिक्स में, तो बहुत मुश्किल था इनका जीतना, लेकिन फिर भी इन्होंने, आप सोचें कि जो पहला इलेक्शन इन्होंने लड़ा था उसमें इन्होंने एलन लॉरेंस जो है उनको हराया, सिर्फ 44 वोट से, 44 वोट्स ओनली उससे हराया. और फिर ही वॉज स्वर्न इन प्रीमियर ऑन द 1st of March 1971. और आप हमेशा इनको देखते थे, हमेशा, कभी भी बहुत कम आपने देखा होगा कि इनके हाथ में पाइप नहीं था, और इन्होंने बीटल्स के बूट्स नहीं पहने हुए थे, और बहुत लेकिन पढ़े लिखे और काबिल बंदे थे. ऑस्कूल लॉ स्कूल जो है यॉर्क यूनिवर्सिटी का, उसमें पढ़े थे, और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के पढ़े हुए थे, और बहुत ही जो है हाई स्कूल के बड़े स्टार क्वार्टरबैक थे. फुटबॉल खेलते थे, और फुटबॉल भी खेलते थे जो फ्यूचर के कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, रॉय मैककर्टी और टॉमस वेल्स उनके साथ. तो इनको बहुत ही हैंड पिक किया गया था बाय इंटरिम प्रीमियर टॉमस कैनेडी. उन्होंने कहा जी कि तुम मेरी राइडिंग जो है अपील की, इधर से तुम जो है रन करो, और फिर उन्होंने सीट विन की थी 1959 में. एट द एज ऑफ 33 ये ऑन्टेरियो के न्यू एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, और उसके सेम ईयर में जो है इनकी वाइफ हेलन जो थी, उनकी डेथ हो गई थी कैंसर से. बहुत अरसे से वो बीमार थी, और पीछे उन्होंने फिर अपने 4 बच्चे छोड़े थे. फिर उन्होंने सेकंड टाइम शादी की थी कैथरीन के साथ लेटर ईयर, और उसमें से उनकी एक बेटी है. तो 5 इनके बच्चे हैं, और इनके पांचों के पांचों बच्चे, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं है. मेरी बात इनके बेटे से भी हुई थी, वो हम आपको फिर कभी किसी दिन वो टॉक सुनाएंगे. और
कोई भी इनका बच्चा जो था फिर पॉलिटिक्स में नहीं गया। अच्छा, इनको जो है पीए पॉलिएव साहब जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था, और जो ब्रायन मलरूनी थे उन्होंने कहा कि भाई तुम ओंटारियो को भी बायलिंगुअल बनाओ, लेकिन इन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, हम जो ओंटारियो है उसको बिल्कुल इंग्लिश स्पीकिंग रहने देंगे, लेकिन हाँ फ्रेंच सर्विसेज जो हैं उनको हम यहाँ पे कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। फिर ये इन्होंने पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले ली 1985 में, और इन्होंने अपनी लॉ की प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर दी, और लेकिन फिर भी ये प्रोविंशियल और फेडरल इलेक्शंस के अंदर इन्वॉल्व रहे, एडवाइस देते रहे अपने जो सक्सेसर थे जैसे कि डेविड मैगिंटी, या कि एनडीपी के प्रीमियर जो थे बॉब रे, और फिर टोरी जो है जॉन टोरी जो है जो टोरंटो के बने थे मेयर, जिनका के भी हमने आपको सुनाया वो भी। और इसमें जो बहुत ही स्पेसिफिक एक इनके साथ और भी प्यार था वो ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन का था, जिन्होंने कि बहुत दफ़ा कहा है कि बिल डेविस जो हैं वो ब्रैम्पटन के मोस्ट लव्ड बिलवड जो हैं वो रेजिडेंट हैं, और ओंटारियो के मोस्ट सक्सेसफुल ये प्रीमियर रहे, एंड ही वाज द डेफिनेशन ऑफ डिसेंसी। उसी सिलसिले में जो पैट्रिक ब्राउन साहब हैं उन्होंने कुछ दिन पहले अभी एक यादगार या एक मेमोरियल जो है बिल डेविस के लिए बनाया था, जहाँ पे कि हम थे और हमने उसको कवर किया था इवेंट को। वहाँ पे जो है इन्होंने पैट्रिक ब्राउन ने कुछ बातें की हैं बिल डेविस के लिए, आइए सुनते हैं उसको। Yeah, today we are celebrating the legacy of Bill Davis, one of the most extraordinary public servants in Canadian history. From the modern labour legislation to creating the Ministry of the Environment, to the first women cabinet minister, to advancing equity, to leading to the adoption of the Canadian Charter of Rights and Freedoms. He was someone that left a legacy that was extraordinary, and nor was he loved and appreciated as much as in the city of Brampton that he called home for all his 92 years. And personally, he was a friend and a mentor, and I am one of many who was deeply inspired by his decency and integrity. Okay, Mayor Brown, thank you very much for your comments on this. This is a great initiative. However, the city of Brampton has taken a lot of other initiatives also in the last few days, and for the betterment of the community. Would you like to please talk about some of them so that the public is made aware? Sure. Just recently we adopted our new field hockey dome. We are cutting the ribbon on our new Peel Police Operations Facility. This is always a city that is buzzing with activity. We had Justice Town Hall, so there's never a slow day in Brampton. And you have missed the cricket grounds that are coming up. Yes, we've got new cricket grounds as well, so we're always growing. Yeah. Okay. And if you want to speak to one of Bill Davis's old friends. Okay, I will. Thank you. जी, तो ये थी हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट। वी होप कि आपको पसंद आई होगी, और आप ज़रूर हमें अपने कमेंट्स दीजिएगा इसके बारे में। तो हम ऐसे ही कुछ और लोकल इश्यूज़ पे, लोकल पर्सनालिटीज़ पे जो है आपके सामने कुछ चीज़ें लेकर आएंगे इन द कमिंग डेज।